बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने हैं। एक जो टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन पे है और दूसरा टॉपिक जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन पे है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में ही आए हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसकी मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करके आपको ये लेक्चर जो है वो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वाटर पोल्यूशन क्या होती है? देखिए, वाटर पोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपकी वाटर बॉडीज जो हैं या वाटर जो है उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आ रही हो और वो चेंज ऐसी हो जिसका हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर हो या एक्वेटिक लाइफ के ऊपर हो, तो उस फिनोमेना को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी वाटर पोल्यूशन में वाटर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाती हैं और चेंज होने की वजह से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस पे या एक्वेटिक लाइफ पे आते हैं। यूजुअली जो वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, केमिकल्स और ऑयल और अदर वेस्ट मटेरियल शामिल है। लेकिन वाटर पोल्यूटेंट्स की जो टाइप्स हैं उनको हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमने डिस्कस करना है वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स और उनके टाइप्स। सबसे पहले जो वाटर पोल्यूशन है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है, एक बड़ा सोर्स जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स है। इन्फेक्शियस एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और जितने भी पैरासाइट्स हैं वो आते हैं। देखिए, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट के जरिए वाटर में एंटर होते हैं। जब ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को हम वाटर में डंप करते हैं तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो वाटर बॉडीज में एंटर हो जाते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो क्या है? उसका इफेक्ट है वेरियस डिजीजेस। मिसाल के तौर पे जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, हाइपरटाइटिस है या टाइफाइड है, ठीक है, या डायरिया है, तो ये इन इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से ये इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो वाटर पोल्यूशन का सोर्स है वो है ऑर्गेनिक ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। बच्चों, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है कि जिसकी डिग्रेडेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है जी। जब ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की डिग्रेडेशन होती है तो ऑक्सीजन जो वाटर बॉडी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर की डीओ वैल्यू यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। बच्चों, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पानी के अंदर एक खास अमाउंट है ऑक्सीजन की जो डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो रेस्पिरेशन करती है वो उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन की हेल्प से करती है। तो ये चीज याद रखें कि वो जब डीओ वैल्यू वाटर में कम होना शुरू हो जाती है तो वाटर के अंदर एनरोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडी जो है वो अनफिट फॉर लाइफ हो जाती है, ठीक है जी। ये चीज आप ध्यान में रखें कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं जैसे कि एनिमल मेन्योर है, प्लांट डेब्रिस है, ठीक है जी। इसके अलावा ये जितने भी वेस्ट हैं इस तरह के, इनको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इनकी एरोबिक बैक्टीरिया के जरिए डिकम्पोजिशन होती है जो कि वाटर के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और वाटर की ऑक्सीजन लेवल या डीओ वैल्यू कम हो जाती है। अब इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज हैं जैसे सीवेज है, वो पेपर मिल्स का, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका वेस्ट है, एनिमल्स का फीड लॉट्स हैं, ये सब इसकी सोर्सेज हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके इफेक्ट्स वही होंगे कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी वाटर के अंदर, वो वेस्ट को डिकम्पोज करेगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे वो बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला जाएगा और अल्टीमेटली वहां पे एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। जो इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एसिड्स हैं या टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, लेड, आर्सेनिक, सेलेनियम, इसके कंपाउंड्स हैं, या सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, ये फ्लोराइड्स हैं, ये सब सॉइल में जो पाए जाते हैं, जब ये वाटर के अंदर चले जाते हैं, इनकी लीचिंग होती है रन ऑफ के जरिए, सरफेस रन ऑफ के जरिए या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के जरिए या हाउस होल्ड क्लिनजर में ये केमिकल्स होते हैं उनके जरिए, तो फिर ये हमारे एक्वेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं? इसके इफेक्ट्स में सबसे पहले एक इफेक्ट है कि ये फ्रेश वाटर को अनयूजेबल बना देते हैं ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए। यानी ऐसा पानी जिसमें ये सॉल्ट्स वगैरह मेटल्स होंगी वो ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों, ये जो सॉल्ट्स हैं ये स्किन कैंसर कॉज करते हैं और नेक डैमेज कॉज करते हैं, यानी ब्रेन डैमेज। नेक डैमेज से मुराद है ब्रेन डैमेज कॉज करते हैं।
इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, लिवर और किडनी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ये एक्वेटिक लाइफ खासतौर पे फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और दूसरी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी ये डिस्टर्ब करते हैं। और अल्टीमेटली अगर इस तरह का वाटर जिसमें ये सॉल्ट्स हैं अगर इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्शन में भी ये कमी लेकर आते हैं, यानी क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप यील्ड जो है उसको डिक्रीज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में एग्जांपल आ जाती है जैसे ऑयल्स होते हैं, गैसोलीन है, प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हमारे क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ये भी ह्यूमन इसके जो सोर्सेज हैं उसमें जी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, यानी इंडस्ट्रीज का जो डिस्चार्ज होता है वहाँ से ये केमिकल्स पानी में एंटर होते हैं, या हमारे घरों में जो हम क्लेंजर इस्तेमाल करते हैं वहाँ से ये केमिकल्स एंटर होते हैं, और या सरफेस रन ऑफ, यानी सरफेस रन ऑफ का मतलब है किसी एक एरिया से रन ऑफ करते हुए फॉर्म से एरिया से ये रन ऑफ करते हुए वाटर में चले जाते हैं। अब इसका इफेक्ट ये होगा बच्चों की, ये भी ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होंगे, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे और इवन कैंसर भी कॉज करेंगे, और खास तौर पे एक्वेटिक लाइफ फिश के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए ये बहुत ही डेंजरस होंगे। इसके बाद ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पांचवा जो वाटर पोल्यूशन का सोर्स है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। बच्चों, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं और अमोनियम आयंस हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सॉइल में कॉमुलेट भी होते हैं और इनकी लीचिंग भी होती है, यानी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से वाटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इसके इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं हमारे वाटर बॉडीज के अंदर। अब इसका सोर्स क्या होगा? डेफिनेटली इसका सोर्स सीवेज भी हो सकता है, मेन्योर यानी खाद्य जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका ज़्यादा यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, या अर्बन फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। अब इसका बच्चों इफेक्ट ये होगा, इसका याद रखिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर में इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे एल्गल ग्रोथ होती है, एल्गी ग्रो करती है। एल्गी ग्रो करने की वजह से वहाँ पे जब उसकी डेथ होती है, डिके होती है, तो वहाँ जो वाटर की ऑक्सीजन होती है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो फिश है वो उसको वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो वाटर जिसमें नाइट्रेट्स होते हैं वो वैसे ही ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये यूज किया जाए तो इसकी वजह से इसको नाइट्रेट पोल्यूशन कहते हैं। नाइट्रेट्स हमारे स्टमक को डैमेज करते हैं, बच्चों में खास तौर पे ये इवन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी एक डेंजरस जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स का वाटर में इकट्ठा होना, यानी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का इकट्ठा होना, इसको एक खास नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन बढ़ती है पानी में जब ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडीज में इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ और फिर अल्टीमेटली वो वाटर एनारोबिक हो जाता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद बच्चों एक अगला सोर्स है सेडिमेंट्स, यानी जैसे सॉइल या सिल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल है सॉइल या सिल्ट। आपने देखा होगा किसी जगह पे लैंड एरोजन होती है, लैंड एरोजन की वजह से वहां से सॉइल रिमूव होती है और रिमूव होकर वाटर बॉडीज में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या है? ये वाटर को क्लाउडी कर देती है, वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं नीचे वहाँ लाइट नहीं पहुंचती तो उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन, उसमें डिसरप्शन आना शुरू हो जाती है, एक्वेटिक फूड चेन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं जो कि पानी में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये सॉइल जो होती है जब ये सेटल होती है तो नीचे फिश जो है उनकी स्पॉनिंग और फीडिंग ग्राउंड्स होती हैं, जगह होती हैं जहाँ उन्होंने फीडिंग करनी होती है, स्पॉनिंग करनी होती है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है। तो वहाँ पे जब जाके सॉइल सेटल होती है तो उनकी जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं या फीडिंग ग्राउंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये सॉइल जो है ये लेक्स को और वाटर रिजर्वायर्स को क्लॉग यानी बंद करना शुरू कर देती है, और हमारे चैनल्स और हार्बर्स जो हैं जितनी वाटर बॉडीज हैं वो क्लॉग होना शुरू हो जाएंगी और बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट है। इसके बाद सातवां वाटर पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है। इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आते हैं जैसे आयोडीन, रेडॉन, यूरेनियम, सीजियम, थोरियम वगैरह के आइसोटॉप्स हैं। बच्चों, इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटीज अगर की जाती हैं तो वहां से यूरेनियम की माइनिंग अगर हम कर रहे हैं
तो यूरेनियम डेफिनेटली उस माइनिंग के दौरान थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में सॉइल में कॉमुलेट होगा, फिर वो अल्टीमेटली ट्रेवल करके सॉइल इरोजन के जरिए से वाटर में भी जा सकता है। इसी तरह न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, वहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है, वो वेस्ट वाटर जो है वो उसके अंदर ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, इनके सोर्सेज तो हमने डिस्कस किए हैं, जो सब नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? इसके इम्पैक्ट्स तो ये हैं, एक तो ये है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जीन्स लेवल पे ये आइसोटॉप्स जो हैं वो चेंज ला सकते हैं। इवन ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं और इवन ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। ये इनके इम्पैक्ट्स हैं। इसके बाद आठवां जो वाटर पोल्यूटेंट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट। देखिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट इफ्लुएंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जो इंडस्ट्रीज खासतौर पे लेदर टैनरीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, ठीक है, रबर प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री है, एग्रोकेमिकल्स हैं या लेदर गुड्स हैं, ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं या वेस्ट वाटर जो होता है वो डेंजरस होता है लाइफ के लिए। ये जो वेस्ट होती है, इनकी जो वेस्ट होती है वो हीट, स्मोक, सॉलिड, इवन वेस्ट वाटर के फॉर्म में हो सकती है। अब इशू ये है बच्चों को, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा उनमें होती है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स वो कहलाती हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आम मेटल के मुकाबले में 5 टाइम उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेड, क्रोमियम है, कैडमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, टिन वगैरह है, ये जो मेटल्स लिखी हुई हैं ये सारी जो है ये डेंजरस हैं, हैवी मेटल्स हैं। इसके अलावा ऑयल, ग्रीस और मिनरल एसिड्स भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में से आते हैं। बच्चों ये इसके अलावा जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ये बहुत ही डेंजरस होंगी, क्योंकि अगर वही वाटर आप यूज करेंगे इरिगेशन के लिए, तो वाटर सप्लाई में यूज करेंगे, तो या ग्राउंड वाटर में वो वाटर जो है मिक्स होगा, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। ठीक है जी। ये इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन करते हैं इरिवर्सिबल, यानी इन्वायरमेंट को इस तरह डिग्रेड कर सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट दोबारा रिपेयर नहीं कर सकता। अब देखिए मिसाल के तौर पे हैवी मेटल्स हैं, ये जितनी भी खतरनाक धातें हैं, ये बहुत खतरनाक बीमारियां कॉज करती हैं। अब आप लेड की मिसाल ले लें, कैंसर कॉज करता है। मर्करी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है, अनीमिया है, किडनी डिजीजेज हैं, नर्वस डिजीजेज हैं, या ये कैडमियम वगैरह भी यही चीज कॉज करता है। तो ये मतलब मुख्तलिफ बीमारियां जो है ये कॉज करती हैं हैवी मेटल्स। तो ये आप जहन में रखिएगा कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एफ्लुएंट जो है ये एक और सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। इसके बाद आगे लेदर टैनरीज। लेदर टैनरीज, अच्छा बच्चों, लेदर टैनरीज से पहले मैं थोड़ा सा फिर वापस जा रहा हूँ। मुझे एक पॉइंट याद आया, एक बीमारी होती है, इस पे एमसीक्यूज भी आता है, उसको कहते हैं मीना माटा डिजीज। ये मीना माटा एक बे था जिसके लोग जो थे ना वो वहां से फिश इस्तेमाल किया करते थे एज ए फूड। तो बच्चों वो वहाँ एक इंडस्ट्री ओपन हुई थी, और वो वहाँ उन इंडस्ट्री में उन्होंने मिथाइल मर्करी वाटर में रिलीज किया। तो जो फिश थी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मर्करी इकट्ठा हो गया, तो वो फिश वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते रहे, और फिर अल्टीमेटली जब वो मर्करी ह्यूमन बॉडी में गया तो वो लोग पैरालाइज हो गए। उस बीमारी को मीना माटा डिजीज कहा जाता है। एक बड़ी मतलब एक ड्रेडफुल जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इस तरह से हैवी मेटल्स मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज करती हैं। अब दोबारा आगे चलते हैं बच्चों। नोवा सोर्स जो वाटर पोल्यूशन का है वो है लेदर टैनरीज। ये लेदर टैनरीज वो होती हैं जिसमें जहाँ पे लेदर की टैनिंग होती है। ये खास तौर पे बड़े स्केल पे भी लेदर की टैनिंग हो रही है, पाकिस्तान में तो हो रही है, छोटे स्केल पे भी हो रही है। बड़े बड़े शहरों में खास तौर पे अगर आप एग्जांपल ले लें कसूर शहर की, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, टैनरीज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, उनमें बहुत ज्यादा क्रोमियम 6 के सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं टैनिंग के लिए। लेदर की जो टैनिंग का प्रोसेस होगा उसमें क्रोमियम 6 के सॉल्ट्स हम यूज करेंगे, और ये इसकी वजह से क्रोमियम बहुत अच्छा क्वालिटी का क्रोमियम सॉरी जो लेदर है वो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रोमियम 6 है ना, ये कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है। तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए क्रोमियम 3 में, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, यानी इसको रिड्यूस करना चाहिए क्रोमियम 3 में, और फिर उसको रिलीज करना चाहिए इन्वायरमेंट में। लेकिन बहुत सारे यूनिट्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो इसको कन्वर्ट ही नहीं करते। बहुत कम यूनिट्स ऐसे हैं जो क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करते फिर उसको रिलीज करते हैं, क्योंकि क्रोमियम 3 डेंजरस नहीं है हेल्थ के लिए इतना, और क्रोमियम 6 जो है दैट इज वेरी मच डेंजरस। इसके अलावा जो एफ्लुएंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, हम ओपनली उसको डिस्चार्ज करते हैं लैंड पे,
वो भी आहिस्ता आहिस्ता या जो है ना वो ट्रिकल डाउन करते हुए या लीचिंग करते हुए वो हमारी वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो लेदर टेनरीज होती हैं, ये बड़ी बड़ा सोर्स है क्रोमियम 6 पोल्यूशन का, और क्रोमियम 6 कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, हाईली टॉक्सिक हैवी मेटल है। ये बच्चों ये हो गए, हमने इसके सोर्सेज पढ़े। अब एक जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं कि वाटर पोल्यूशन के ना दो सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज बच्चों वो होते हैं जिनको हम लोकेट कर सकते हैं, यानी वो सोर्सेज जहां से हम लोकेट कर सकें, जैसे कोई पाइप है उसमें से गंदा वाटर पानी आ रहा है, कोई डिच है, सीवरेज सिस्टम है, वहां से पानी आ रहा है, ठीक है जी, सरफेस वाटर में वो एंटर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट्री है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या माइंस हैं, या ऑयल टैंकर्स हैं, ये पॉइंट सोर्सेज हैं। लेकिन वाटर पोल्यूशन के कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं कि जिनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, ठीक है जी। यानी नॉन पॉइंट सोर्सेज से रिलेटेड जितने भी पोल्यूटेंट्स होंगे उनको ट्रेस करना मुश्किल होगा, एक यानी उनका एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से बहुत सारी गैसेज एयर में जाती हैं, और वो एयर में डायनामिक्स है, यानी एयर डायनामिक है, वो मूव करती रहती हैं, और वो एयर में जाके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह वो कहीं एयर से ड्रेन भी कॉज करती हैं। और फिर हमें ये हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आई है क्या वो इंडस्ट्री से आई है, या उसका सोर्स जो है वही ट्रांसपोर्टेशन है, या उसका सोर्स जो है वो कोल बर्निंग है। तो इस तरह की बच्चों जो सोर्सेज होते हैं इनको नॉन पॉइंट सोर्सेज कहा जाता है। ये भी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके एग्जांपल में वही एसिड रेन आ गई, केमिकल्स का रन ऑफ हो गया, क्रॉप लैंड में से केमिकल्स वाटर बॉडीज में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, या हमारी अर्बन स्ट्रीट्स हैं, लॉन्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, पार्क्स हैं, उनमें से बाज़ औक़ात पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वाटर बॉडीज में जाके अकोमुलेट होते रहते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन बढ़ती रहती है। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट भी इस पे आ सकता है। वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। उनमें बच्चों तीन फैक्टर्स बड़े अहम हैं: डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जो वाटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वाटर के अंदर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑक्सीडाइज करती है। अब उसकी जो कंसेंट्रेशन है ना वो 4 ppm से लेकर 8 ppm के दरमियान रहती है। ppm कंसेंट्रेशन का यूनिट है, आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन इसको कहते हैं। अगर वाटर बॉडी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन की वैल्यू है, डीओ वैल्यू जो है वो 4 ppm से कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया है, वाटर पोल्यूटेड है। तो ये जो डीओ वैल्यू है ये एक पैरामीटर है जो वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बेटा पैरामीटर जो है बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको अगर डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये असल में कैपेसिटी है ऑर्गेनिक मैटर की, जो पानी में होता है, कि वो ऑर्गेनिक मैटर 5 दिनों में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। इसको ना बॉड 5 भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये याद रखिएगा, ये हमें बताता ये है कि इसमें भी हमें ऑक्सीजन ही के अमाउंट का पता चलता है जो पानी के अंदर है, लेकिन इसमें हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की वजह से। यानी पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है उस ऑक्सीजन की वजह से, तो वो कितनी रैपिडली ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वो डेफिनेटली उतना ही ऑक्सीडाइज भी होगा, और उतनी बॉड वैल्यू पे डेफिनेटली बॉड वैल्यू में चेंज आएगी। तो बच्चों जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैटेलाइज करते हैं, और ये इसका मतलब है बॉड वैल्यू में जो चेंज आती है वो हमें ये भी बताती है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, और ये भी बताती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। अब ये इसमें हम करते क्या है कि अगर हमने ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, पहले शुरू में हम जो सैंपल लेते हैं उसके पहले हम ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको सील कर देते हैं एक डार्क कंटेनर में, और उसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं एक यानी कि ओवन के अंदर रख लें, या उसको किसी थर्मोस्टेट के अंदर रख के उसका टेम्परेचर 20 से 25 कर दें। तो उसके बाद 5 दिन के बाद हम दोबारा उसकी ऑक्सीजन मेजर करते हैं। तो अगर इसकी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन में कमी आई हो तो इसका मतलब है कि उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो ये याद रखना है आपने कि बॉड वैल्यू जो है वो भी हमें वाटर की क्वालिटी के बारे में बताती है। अगर बॉड वैल्यू
बढ़ेगी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कम हुई है, यानी डीओ वैल्यू कम हुई है। तो बॉड वैल्यू का बढ़ना जो है वो वाटर के पोल्यूट होने की निशानी है। इसके बाद तीसरा बच्चों पैरामीटर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी एक पैरामीटर है जो वाटर क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वाटर के, जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों चूंकि यहाँ पे हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं इस पर ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए कि पानी में ऑक्सीजन कितनी है, या पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो इसलिए इसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चों ये इसके लिए हमें 5 दिन वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि इसको हम डायरेक्टली लेबोरेटरी के अंदर मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक ऑक्सीडाइजेबल मैटर चाहिए जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करे। अगर कॉड की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इंडिकेट करेगा कि ये वाटर पोल्यूटेड है। बच्चों इसको डिटरमिन करने के लिए हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं जिसको टाइट्रेशन कहा जाता है, और इस टाइट्रेशन के अंदर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। इसमें जो डाइक्रोमेट आयंस हैं ये बड़े हेल्पफुल हैं इसकी कॉड वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो डाइक्रोमेट चूंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जितनी भी आप अमाउंट इसकी यूटिलाइज होगी, उसकी जो एक्सेस अमाउंट होगी उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसके जरिए से हमें पता चलेगा कि इस पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। तो इस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए से ऑक्सीडाइज करके वाटर सैंपल को उसकी कॉड वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यानी कॉड वैल्यू का डायरेक्ट लिंक जो है वो डाइक्रोमेट आयंस की अमाउंट के साथ है। जितनी ज्यादा उसकी अमाउंट इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी, उतनी ही कॉड वैल्यू भी ज्यादा होगी। अच्छा बच्चों, लास्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली तो चीज ये है कि सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो वाटर पोल्यूशन के हवाले से कंट्रोल मेजर्स ले रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पॉलिसीज बनानी चाहिए, और पॉलिसीज बन चुकी हैं पाकिस्तान में भी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी एक्ट भी है और पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी भी है। तो ये इस पे अब अमल करने की जरूरत है। इसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, खासतौर पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स के हवाले से। जो कैचमेंट एरियाज है, रिवर पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स हैं, उनकी कैचमेंट एरियाज है, वहाँ पे साइंटिफिकली हमें पोल्यूटेंट्स को हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो उनको चाहिए कि वो अपने वेस्ट को रिसाइकिल करें, क्योंकि जितना वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे उतना वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, और उसको हम डंप भी नहीं करेंगे पानी में, जिससे वाटर पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा जी हमें प्लांट्स, ट्रीज और फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करने चाहिए, क्योंकि वो भी पोल्यूशन कॉज कर अपना कंट्रोल करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ट्रीज जो हैं वो ना सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंट्रोल करते हैं, तो बल्कि इन्वायरमेंट को एज ए होल क्लीन करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन कम होगी और इनडायरेक्टली इससे वाटर पोल्यूशन भी कंट्रोल होगी। इसके अलावा बच्चों जो वेस्ट होता है उसकी कई टाइप्स होती हैं, ट्रीटेड है, पार्शली ट्रीटेड है, अनट्रीटेड है। ये जितने भी तरह का वेस्ट है ना, इसको हमें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर। इंडस्ट्रीज को चाहिए कि अपना एक क्लोज लूप वाटर सप्लाई स्कीम या सिस्टम बनाएं, और जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको इरिगेशन के लिए वो उस वाटर को यूज करें रिसाइकल करके। तो ये जरूरी है। इसके बाद हमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग जो है वो हायर करने चाहिए, उनसे कंसल्टेशन करनी चाहिए, खास तौर पे वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस हवाले से। लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता हो वाटर पोल्यूशन जो है उसमें उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं, और ये इसमें मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा लॉज, स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए, ताकि वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकें, और लॉज को मॉडिफाई भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि करंट रिक्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को पूरा कर सकें। उसके मतलब अकॉर्डिंगली वो लॉज हम टाइम टू टाइम इमेंट करें। इसके बाद बच्चों बेसिक और अप्लाइड रिसर्च जो होती है ना, खासतौर पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर, उसको इनकरेज करना चाहिए, ताकि वाटर पोल्यूशन उसकी प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट मेजर्स को हम अपग्रेड कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी बेटा, वाटर पोल्यूशन का लेक्चर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बाजू का 10 नंबर का सवाल आता है और बाजू का इसमें 20 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी।